साथियों नमस्कार। पटना का फुलवारी शरीफ आजकल चर्चा के केंद्र में है। सरकार के निशाने पर है, प्रशासन के निशाने पर है और मीडिया के निशाने पर भी है। वह फुलवारी शरीफ जो सूफी संतों की सरजमी रही है, लंबे काल से हिंदू मुसलमानों के बीच एकता को प्रसारित करने का बड़ा केंद्र रही है, उसे आतंक का केंद्र बताया जा रहा है, आतंक की पाठशाला बताया जा रहा है। आज जब पूरा देश आजादी के 75 साल से गुजर रहा है, ऐसे मौके पर आजादी की लड़ाई में मुसलमानों और खास करके मुस्लिम संस्थाओं की भूमिका पर एक नजर डालना और उसे सामने लाना बेहद जरूरी कार्यभार हो जा रहा है। साथियों, आप सबको पता है कि पटना आजादी की लड़ाई में शुरुआती दौर से ही एक महत्वपूर्ण केंद्र के बतौर स्थापित रहा है। 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम की चर्चा कर लें या और अन्य दूसरी लड़ाइयों के, पटना का अविस्मरणीय योगदान, उसका इतिहास कोई नहीं भुला सकता। 1857 में पीर अली, जो कि एक छोटे दुकानदार थे, पुस्तक विक्रेता थे, वो उस बगावत के नेता थे और अंग्रेजों ने उनके साथ क्या किया हम सब जानते हैं। उन्हें फांसी के तख्तों पे चढ़ा दिया गया। उन्होंने माफी मांगना कबूल नहीं किया। पटना सिटी का फसियारी मथनी उतना ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है आजादी की लड़ाई में, जब कई लोगों को, जिसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे और खास करके निचले तबके के लोग उसमें बड़ी संख्या में थे, उन लोगों को एक साथ फसियारी मथनी पर अंग्रेजों ने पेड़ में फांसी लटका करके उनकी हत्या की। वह जगह आप और हम सब देख सकते हैं। वह हमारे पटना का, हमारी आज़ादी की लड़ाई का एक बहुत ही जबरदस्त इतिहास है। लेकिन पटना में 1857 के पहले भी लड़ाई शुरू हो चुकी थी। बहावी मूवमेंट, बहावी आंदोलन, जो 1822 ईस्वी से 1868 ईस्वी तक पूरे देश में किसी न किसी रूप में, कभी खुले रूप में, कभी खुल करके वो लड़ाई चल रही थी, उसका महत्वपूर्ण सेंटर पटना था। यूं तो रायबरेली के सैयद अहमद ने बहावी संप्रदाय की स्थापना की थी मुस्लिम कम्युनिटी में सामाजिक धार्मिक सुधार के लिहाज से, लेकिन जल्दी ही बहावी मूवमेंट आज़ादी की लड़ाई का, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लोगों की बगावत का, लोगों की लड़ाई का एक जरिया बन गया था और पटना उसका बड़ा सेंटर। कालांतर में पटना से ही बहावियों की सारी कार्रवाई संचालित होती थी। विलायत अली हो या इनायत अली उसके बड़े नेता थे। अहमदुल्ला सबसे अंतिम बहावी नेता थे। बहावी आंदोलन को अंग्रेजों ने बड़ी बर्बरता के साथ कुचला। विद्रोहियों की संपत्ति जब्त कर ली गई, उन्हें अंडमान भेज दिया गया, कई लोगों को फांसी के तख्तों पर चढ़ा दिया गया। बिहार के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास लिखने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार के तख्ता लिखते हैं, बहावी मूवमेंट के संदर्भ में, बहावी मूवमेंट हैड सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल एंड कल्चरल एटमॉस्फेयर ऑफ बिहार। यह के दत्ता के शब्द हैं। बहरहाल बहावी आंदोलन का इतिहास अभी और सामने आना बाकी है। यह इतिहास आजादी की लड़ाई में मुसलमानों की भूमिका का एक शानदार इतिहास है, स्वर्णिम इतिहास है। 1857 के बाद जब आधुनिकता की शुरुआत होती है और देश में नए किस्म के सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण का दौर शुरू होता है, तब हमारे नेताओं ने एक बात बहुत स्पष्टता से समझी थी। अंग्रेजों की शिक्षा व्यवस्था की आलोचना करते हुए उन्होंने लिखा था कि इसमें ज्ञान विज्ञान तो कहीं है ही नहीं, इसलिए पूरे देश में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की शुरुआत हुई थी। और यह बड़े सौभाग्य की बात है, अच्छी बात है, जिसकी चर्चा अभी बहुत कम होती है और बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को कि बिहार में 1866 ईस्वी में ही मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सैयद इमाम अली के द्वारा की गई थी। यह एक खास बात है, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना। उसका उद्देश्य था, उसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं था, सारे लोगों के बीच में, पूरी आबादी के बीच में साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा करना और साइंस के बारे में जानकारी हासिल करना। 1866 ईस्वी में ही आरा में
अंजुमन इस्लामिया की स्थापना होती है और बाद में उसकी कई शाखाएं बिहार के कई इलाकों में खुलती है, जो एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है बिहार के इतिहास में। जो सबसे खास बात है जिस पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा, खानकाहों के बारे में, मदरसों के बारे में, मकतबों के बारे में, कि उस दौर में जब राष्ट्रीय आंदोलन इस देश में, इस राज्य में शुरू हो रहा था तो इनकी क्या भूमिका थी। खानकाह मुजिबिया फुलवारी शरीफ एक बड़ा केंद्र था। मनेर शरीफ, सासाराम, दरभंगा, काको, छपरा, ये सारे खानका जो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में यूनिटी और ब्रदरहुड, भाईचारे का संदेश देने का काम कर रहे थे। और धीरे धीरे इन संस्थानों ने अपने को आज़ादी की लड़ाई से राष्ट्रीय आंदोलन के साथ एकाकार किया और उसके एक केंद्रक के बतौर उभर करके सामने आए। इमारत शरिया, वह भी नेशनल मूवमेंट के एक पार्ट के बतौर, एक केंद्र के बतौर, उसकी भी भूमिका महत्वपूर्ण हुई। प्रसंगवश मैं यहां बता दूं आपको, जिसकी चर्चा बहुत जरूरी है, कि 1906 ईस्वी में ढाका में जब मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, मुस्लिम लीग की कार्यपद्धति क्या थी और विचार क्या थे, आप सब जानते हैं। उसकी प्रतिक्रिया में बिहार में पहली बार 1907 ईस्वी में दरभंगा महाराज ने बिहार हिंदू सभा की स्थापना की थी। पूरे देश में हिंदू महासभा की स्थापना 1915 ईस्वी में हुई, लेकिन बिहार में वह 1907 ईस्वी में स्थापित हो गई थी। और हिंदू सभा की स्थापना के बाद बिहार में कई जगहों पर पहली बार संभवतः हिंदू और मुसलमानों के बीच टेंशन भी देखे गए। लेकिन ये जो मुस्लिम संस्थान थे, खानकाह थे, इमारत शरिया थे, उस दौर में इसमें एक भी संस्था ने मुस्लिम लीग का समर्थन नहीं किया। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, सबसे बड़ी बात है। और इन संस्थानों ने हमेशा आपसी भाईचारे और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ चलने वाली लड़ाई को प्रश्रय देने का काम किया, जो कि एक शानदार इतिहास रखता है। आधुनिकता के दौर में, आधुनिक राष्ट्रवाद के दौर में, जब कुछ मुस्लिम युवक इंग्लैंड से पढ़कर के वापस लौटे, जिसमें नूरुल हुदा, शरफुद्दीन जैसे नाम बड़े महत्वपूर्ण हैं, उन लोगों ने खुद को कांग्रेस के साथ जोड़ा। और 1885 ईस्वी में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो रही थी, तो उसमें इन नेताओं ने अपनी भूमिका अदा की। बिहार की ओर से प्रसंगवश आपको बता दें कि सैयद अली इमाम अमृतसर में मुस्लिम लीग के सम्मेलन में गए थे, लेकिन वहां जाकर उन्होंने क्या किया? वहां जाकर उन्होंने साफ शब्दों में मुस्लिम लीग की राजनीति की आलोचना की और कहा कि विभाजनकारी राजनीति से देश को नुकसान होगा। मुस्लिम लीग के साथ हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं हैं, बिल्कुल नहीं है। और उन्होंने मुस्लिम लीग से मुसलमानों के न जुड़ने की अपील की थी। इसकी चर्चा बहुत कम होती है। और उन्होंने खुद को कांग्रेस से जोड़ा। 1908 ईस्वी में वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बने। और इस तरह से बाद के दिनों में इमाम भाई हो, हसन इमाम हो, अली इमाम हो, मजहरुल हक हो, एक बड़ा सेक्शन जो था मुस्लिम नेताओं का, उसने खुद को मुस्लिम लीग से अपने को आइडेंटिफाई करने की बजाय राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा के साथ अपने को जोड़ा। उसी दौर में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके बिहार को अलग राज्य बनाने की मांग उठ रही थी। उसमें केवल नाम डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का आता है, लेकिन ये तमाम मुस्लिम नेता उस मांग में शामिल थे। उनकी लड़ाइयां, उनके दस्तावेज हमारे सामने उपलब्ध हैं। उसी दौर में पटना में पहली बार पटना वुमेन एसोसिएशन की स्थापना होती है, जिसमें मुस्लिम नेताओं और महिलाओं की बड़ी भूमिका थी। यह भी अभी इसकी भी चर्चा बहुत कम होती है, जो अभी इसका इतिहास, बहुत ज़्यादा इतिहास सामने आना बाकी है। लेकिन यहाँ पर इतना नोटिस कर लेना जरूरी है कि पहला वुमेन एसोसिएशन की शुरुआत मुस्लिम नेताओं की पहलकदमियों से ही शुरू होती है। इसके बाद का इतिहास आप जानते हैं। चंपारण, जिसने गांधी को गांधी बनाया। चंपारण के आंदोलन में कौन थे? चंपारण के आंदोलन में भी शेख गुलाब थे, पीर मोहम्मद यूनुस थे और भी दूसरे लोग थे। इनकी चर्चा कम होती है। पीर मोहम्मद यूनुस उस समय पत्रकारिता का भी काम करते थे, बहुत जबरदस्त रूप से वो लिखते थे।
और इसी की सरजमी पे खड़ा होकर के गांधी गांधी बने। चंपारण का सत्याग्रह पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में एक मील का पत्थर बना। लेकिन उसके पीछे जिन लोगों का नाम है उसमें भी कई लोगों की चर्चा, खास करके जो मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं उनके नामों की चर्चा अभी उस रूप में सामने नहीं आई है। यहां तक कि जमाते उल उलेमा, उसने भी राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन किया था। उसने भी उस दौर में मुस्लिम लीग की राजनीति का समर्थन कभी नहीं किया। साथियों, आजादी की लड़ाई में मुस्लिम कम्युनिटी के योगदान इसका बाद भी जारी रहा, चाहे वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो या बाद के आंदोलन हो। उस पर मैं किसी दूसरे वीडियो में लेकर के अपनी बात सामने आऊंगा। फिलहाल यहां पर यह निरूपित करना जरूरी है कि मुस्लिम संस्थानों की जो ऐतिहासिक भूमिका आजादी के आंदोलन में रही है उसको इस दौर में प्रमुखता से सामने लाना इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि उन संस्थानों को आज आतंक का केंद्र बताया जा रहा है, एक ऐसी सरकार के द्वारा, एक ऐसी विचारधारा के द्वारा जिसके बारे में आप जानते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी भूमिका न नगण्य रही है बल्कि नकारात्मक रही है, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपने नाखून तक नहीं कटवाए, लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली वो देश की सत्ता में हैं। आप तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, और हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करें ताकि मुस्लिमों की भूमिका और खुल करके सामने आ सके। शुक्रिया।